Hello friends, welcome to our channel Khatri Steno. Today we're going to discuss about Pitman chapter number 6, which is about the phraseography MCQs question. So without wasting our time, let's get start. Dash is the writing of two or more words together without lifting the pen or pencil. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझे कि वो कहना क्या चाह रहा है। डैश इज़ द राइटिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स, कि दो या दो से ज़्यादा अगर हम वर्ड हैं उनको लिखते हैं टुगेदर यानी कि एक साथ विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल, तो वो क्या कहलाता है। तो दो कॉन्सोनेंट को जब हम लिखते हैं तो वो जॉइनिंग कहलाती है कॉन्सोनेंट की, बट जब दो और दो से ज़्यादा वर्ड को हम लिखते हैं तो वो हमारा फ्रेज बनता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा फ्रेजोग्राफी। व्हाट इज़ फ्रेजोग्राफी, अगर हमें क्वेश्चन पता है तो हम आंसर को फटाफट टिक कर सकते हैं। फ्रेजोग्राफी क्या है? फ्रेजोग्राफी अभी हमने देखा है विदाउट लिफ्टिंग टू और मोर देन टू वर्ड्स, ठीक है। तो राइटिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स टुगेदर विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल, 130 का राइट आंसर बी हो जाएगा। द आउटलाइन विच इज़ रिटन एज पर रूल्स ऑफ फ्रेजोग्राफी इज नोन एज अ, जो एज पर फ्रेजोग्राफी बनती है रूल के अकॉर्डिंग, तो उसको हम फ्रेजोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेजोग्राम हमारा राइट आंसर होएगा। ए गुड फ्रेज कंबाइंस द क्वालिटीज ऑफ, कि जो फ्रेज होता है उसके अंदर किस चीज़ की क्वालिटी होती है गुड फ्रेज के अंदर, ठीक है। ग्रामेटिकल करेक्ट इन लैंग्वेज एंड स्टाइल, ये नहीं हो सकती क्योंकि हम कैरेक्टर के रूप में उसको यूज़ करते हैं। सब मीनिंग्स एंड करेक्ट स्पेलिंग हो गया तो ये भी नहीं होगा। डिस्टिंक्टिव एंड करेक्ट पोजीशनिंग, तो फ्रेज में हम जो है इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं पोजीशन में, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो फैसिलिटी, लाइनलिटी एंड लेजिबिलिटी, ठीक है, कि हमें पढ़ने में भी आसानी हो उसको, ठीक है, समझने में आसानी हो और लिखने में आसानी हो। The first word form of a phraseogram must occupy the position in which it would be written if it, ठीक है, कि अगर कोई फ्रेज आता है तो वो कहाँ से शुरू होगा, वो उसकी जो पोजीशन है वो कौन निर्धारण करेगा जब वो अकेला होगा, ठीक है। कि जो इसमें कहने का मतलब है द फर्स्ट वर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रेजोग्राम, कि जो फ्रेजोग्राम होता है मस्ट ऑक्यूपाई द पोजीशन, कि कौन सी पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करता है, इन विच इट वुड बी रिटन इफ इट स्टूड अलोन, कि अगर वो अकेला लिखा जाता है तो फ्रेज। द वर्ड द में बी एक्सप्रेस्ड, जो टिक के रूप में एक्सप्रेस होता है, तो वो कौन सी फॉर्म में होता है, जॉइन टू अ प्रीसीडिंग कैरेक्टर एंड रिटन आइदर डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो हमारा क्या वो हॉरिजॉन्टल टिक होता है? हॉरिजॉन्टल टिक हमारा नहीं होता, परपेंडिकुलर टिक हमारा ही के लिए यूज़ होता है। डार्क स्लैंटिंग टिक ये हमारा अदर कंडीशंस में ग्रामलोग्स में अप्लाई होता है। तो लाइट स्लैंटिंग टिक जो हम यूज़ करते हैं वो हम दा के टिक के लिए करते हैं, ठीक है। और ये कब किया जाता है? इन द मिडल एंड एंड में, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट पोजीशन वर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रेज में बी स्लाइटली डैश टू परमिट अ फॉलोइंग स्ट्रोक बीइंग रिटन अबव ऑन और थ्रू द लाइन, कि जो फर्स्ट पोजीशन वर्ड फॉर्म है ऑफ अ फ्रेज में भी स्लाइटली, कि थोड़ा बहुत जो है हम उसको छोटा कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा या घटा सकते हैं, या उसका साइज प्रॉपर रखना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेज्ड और लोवर्ड। ये भी बताता हूँ क्यों होगा, कि जब हम फ्रेज बनाते हैं ना तो हमें कोई वर्ड अगर कटदा लाइन लिखना है या कोई वर्ड फ्रेज के अंदर जोड़ के अपवर्ड लिखना है, तो ये कंडीशन है कि हम जो वो फ्रेज का जो पहला है जो वर्ड हमने लिखा है जॉइंट करने के लिए, उसको हम थोड़ा ऊपर या नीचे कर सकते हैं बिकॉज हम फ्रेज बना रहे हैं। विच इज़ द करेक्ट आउटलाइन ऑफ द फ्रेज इफ़ ही वर, इफ़ हमारा कट द लाइन होता है, ही हमारा 90 डिग्री का छोटा सा एंगल होता है, ठीक है, और वर जो होता है वो हमारा आर डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पे हमारा जो डी है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डी आंसर लगाएंगे। द टिक द कैन नॉट बी अटैच्ड, अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, एच बी होता है, एच 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होता है, और जो दा का टिक होता है ना वो लाइट स्लैंटली टिक, ठीक है, जो लाइट स्लैंटिंग है वो टिक बनाया जाता है। तो हमारा जो दा टिक है कैन नॉट बी अटैच, कब अटैच नहीं होगा, ठीक है। देखो मीडियली में आएगा तो भी हम दा का टिक अटैच कर सकते हैं, फाइनल में आएगा तो भी कर सकते हैं, बिकॉज टू दा, बट दा, ऑन दा, ये हमारा दा का टिक ही तो है। लेकिन इनिशियल में हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने देखा है कि दा इनिशियल में अगर शुरू शुरू में आता है तो हम उसके लिए डॉट यूज़ करते हैं। लोगोग्राम डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय, लोगोग्राम ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें पता है कि ये लोगोग्राम है विश के आउटलाइन के लिए। वट डैश आउटलाइन डोनेट्स,
ठीक है, कि डिनोट्स, कौन सी जो आउटलाइन है ये डिनोट्स कर रहा है। थैंक की ऐसे नहीं होती, थिन हमारा नहीं होता, थ्रो भी हमारा ऐसे नहीं होता क्योंकि उसमें आता है थिंग, जो है ये हमारी राइट आउटलाइन है, तो हम यहाँ पे आंसर लेंगे थिंग। द लोगोग्राम हुज, WHOSE इज रिटर्न, कहाँ लिखा जाता है हुज? हुज जो है वो हमारा कट द लाइन जेड की फॉर्म में लिखा जाता है हुज, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा, कट द लाइन, ठीक है। और कट द लाइन हमारा यहाँ पर नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पे जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे थ्रो द लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटलाइन इज रिटन एज, ये किस चीज़ की आउटलाइन है? पहले ई का वोवल है, फिर एन है, फिर जे है और ओ ई की साउंड है, तो ये हमारा कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये एंजॉय को सेटिस्फाई कर रहा है। फाइंड आउट द करेक्ट वन, ये हमने अभी देखा था, तो इसका आंसर हमें भी पता है कि कौन सा होना चाहिए। क्या सिंगल स्ट्रोक इंडिकेट करता है फ्रेजोग्राम को? नहीं, सिंगल स्ट्रोक नहीं होता उसमें। ऑल द स्ट्रोक्स मस्ट बी डार्क, मस्ट बी डार्क होना चाहिए, लाइट डार्क की तो कोई कंडीशन ही नहीं होती, तो इसलिए हमारा ए जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। द क्वालिटीज ऑफ अ गुड फ्रेजोग्राम आर फैसिलिटी, लाइनलिटी एंड लेजिबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटलाइन इज रिटन एज, ये कौन सी आउटलाइन है जो इसने बना रखी है? तो हम इसमें ऑप्शन देखेंगे कि ये कौन सी आउटलाइन है, ठीक है। क्या ये विद मच है, विच है, विद ईच है, विद चाइना है? चाइना की आउटलाइन तो हम ऐसे बनाते नहीं, तो ये तो नेग्लेक्ट है। ईच की आउटलाइन हम कट द लाइन बनाते हैं, तो ये भी नेग्लेक्ट है। विद विच हमारा ऑन द लाइन होता है, लेकिन इसने तो अबव द लाइन लिख रखा है। जो फर्स्ट कंडीशन है कि हमारी सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि मच को भी हम अबव द लाइन लिखते हैं, ठीक है। और ये विद है, अगर दैट होता तो भी ऐसे होता कि दैट मच, ठीक है, क्योंकि विद और दैट की आउटलाइन सिमिलर होती है। विच शॉर्ट एंड आउटलाइन इज करेक्ट एज पर रूल्स आउट ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी जो है कंडीशन सेटिस्फाई करती है? तो हम शुरू से देखते हैं देवर, क्या हम देवर को ऐसे बनाते हैं? नहीं, वर के लिए हम ऊपर की तरफ लगाते हैं। विद विच अभी हमने देखा था ऑन द लाइन होता है, कट द लाइन है, ये भी नेग्लेक्ट। इफ ही में, ही का देखो हमारा जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसने यहाँ कंडीशन में दे दिया कि जो ही की जगह इसने दा का टिक बना रखा है, तो ये हमारा गलत है। आई एम, ये हमारा कंडीशन को फुली सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आई के साथ एम की जो फॉर्म है वो एब्रीवेटेड यूज होती है, ठीक है, यानी कि हाफ हो जाता है। व्हेन जॉइंड टू के एम एल द साइन आई में बी, तो क्या होता है? तो अगर इसने एब्रीवेटेड फॉर्म दे रखा है तो हम एब्रीवेटेड करेंगे, अगर इसने शॉर्टन दे रखा है तो हम शॉर्टन करेंगे, क्योंकि के एम एल के साथ जो हमारी एब्रीवेट फॉर्म आती है, यानी कि शॉर्ट कर देते हैं, जैसे आई कैन, आई एम या आई विल, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर द सेक ऑफ ईजियर जॉइनिंग द वर्ड मच इज समटाइम्स रिटन डैश इन फ्रेजेस, कई बार हम मच की ना चे फॉर्म यूज नहीं कर सकते, तो वही कह रहा है कि इजी जॉइनिंग के लिए हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? विद स्ट्रोक एन? नहीं, हमने देखा था कि जो विद स्ट्रोक एम और चे है ये राइट फॉर्म है किसी भी वर्ड के साथ इजी ज्वाइन करने के लिए, जस्ट लाइक सो मच हो गया, ठीक है, मच मोर हो गया, इस टाइप से ये ज्वाइनिंग इजी हो जाती है, ठीक है। तो स्ट्रोक एम और चे को जब किसी मच के लिए यूज करना हो किसी वर्ड के साथ, तो एम और चे लगाते हैं हम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फ्रेजेस वर इज रिटन विद फुल स्ट्रोक डब्ल्यू एंड अपवर्ड आर और विद, ठीक है, कि वो कह रहा है कि इन फ्रेज वर जो है वो रिटन में लिखा जाता है विद फुल स्ट्रोक, डब्ल्यू अपवर्ड, आर आर के साथ लिखा जाता है, एक तो भाई आर डाउनवर्ड आए, और एक और चीज से लिखा जाता है कि वो उसको याद नहीं आ रहा, वो हमें बताना है। अपवर्ड आर नहीं, क्योंकि वो तो आ गया हमारा, आर के लिए डब्ल्यू यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, वर के लिए डब्ल्यू यूज होता है, हमने लगा दिया, ठीक है। स्ट्रोक वाई ये तो हो ही नहीं सकता, किसी हिसाब में भी नहीं। स्ट्रोक डब्ल्यू भी नहीं हो सकता। डाउनवर्ड आर रह गया जो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हम जो है वर के लिए डाउनवर्ड आर भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रेजेस द वर्ड हिम शुड हैव द डैश इंसर्टेड, हिम के लिए हमने देखा था कि हिम के लिए हम फ्रेज के अंदर डॉट लगाते हैं ताकि हमें एम और हिम में कोई कंफ्यूजन ना हो, तो डॉट वोवल हमारा इज द राइट आंसर। ऑन द एंड बट द शुड डैश अ लिटल टू सिक्योर अ बेटर एंगल, ठीक है। ऑन द और बट द है शुड डैश, ठीक है, कि वो क्या होते हैं, उसने ये पूछा है। क्या वो स्लोप होते हैं, क्या वो रिटर्न स्ट्रेट लिखे जाते हैं, क्या वो थिक होते हैं? थिक और थिन का तो हमारे यहाँ कोई कंडीशन नहीं होती है। रिटर्न एज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो ये हो ही नहीं सकते बिकॉज ये वर्टिकल एंगल में बनते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा राइट वो होगा स्लोप, कि ये स्लोप बनता है ऑन द और बट द के लिए, ठीक है।
हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा लगाते हैं, ठीक है। 90 डिग्री परपेंडिकुलर नहीं होता पूरी तरह, उंदा और बटदा को हम थोड़ा सा स्लाइट बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्लोप राइट आंसर हो जाएगा। लोगोग्राम वाज इज रिटन, वाज लिखा जाता है वो कौन से प्लेस पे लिखा जाता है, ठीक है। तो वाज जो हमारा होता है वो ऑन द लाइन लिखा जाता है, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। द लोगोग्राम रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राम लोग्स, किस ग्राम लोग्स को ये रिप्रेजेंट करता है। व्हेन, विद, वुड, व्हाट, अगर विद होता या दैट होता तो उन दोनों में से ही एक आंसर होता है, ठीक है। अगर विद देगा क्वेश्चन में तो दैट नहीं देगा, और दैट देगा तो विद नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो है डब्ल्यू वाली फैमिली है, व्हेन, विद और वट, वुड और वट, तो विद जो है हमारा राइट आंसर होएगा। और विद का ही अपोजिट जो होता है हमारा वट हो जाता है, ठीक है। और व्हेन का अपोजिट हमारा वुड हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। विद जो होता है हमारा अबोव द लाइन, जैसे इसमें दे रखा है लोगोग्राम से रिप्रेजेंट करता है विद को, और जब इसी को हम ऑन द लाइन लिखेंगे तो वो व्हेन हो जाएगा, ठीक है। और व्हेन का ही उल्टा वुड हो जाता है, और जो विद लिखा है इसी का उल्टा वट हो जाता है। लोगोग्राम्स ही कैसे लिखा जाता है। अगर अकेला ही आया हुआ है तो हमने भी देखा है कि जो एच हमारा है वो कट द लाइन डाउनवर्ड जाता है, तो हमारा जो आंसर होगा क्या वो ही होगा, एच ही? नहीं। क्यों, क्या वो हमारा एच अपवर्ड जाएगा? नहीं। कंडीशन देखो, उसने क्वेश्चन में एज अ कॉन्सोनेंट नहीं बोला, उसने बोला है लोगोग्राम क्या होता है। लोगोग्राम जो होता है ही हमारा 90 डिग्री का परपेंडिकुलर एंगल होता है, ठीक है। तो हमारा 90 डिग्री का परपेंडिकुलर एंगल जो है वो कहाँ है, डी वाला, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, विच इज द करेक्ट आउटलाइन ऑफ द फ्रेज आई थिंक यू, आई थिंक यू शुड बी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो आई थिंक यू शुड बी, तो ये हमारा कौन सी करेक्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म करेक्ट है। यस, फर्स्ट फॉर्म करेक्ट है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम। आई थिंक यू शुड बी, थिंक तो कट द लाइन होता ही नहीं है। थैंक भी कट द लाइन, थैंक कट द लाइन, सॉरी थैंक अबव द लाइन होता है, थिंक ऑन द लाइन होता है। तो हमारा बी, डी और सी नेग्लेक्ट होंगे, तो बचा आंसर हमारा ए, जो कि हमारा राइट आंसर है। आई थिंक यू शुड बी हमारा डार्क, ठीक है। इन द मिडल ऑफ अ फ्रेज द वर्ड ही इज रिप्रेजेंटेड बाय, ही मिडल में जो है हमारा जो एच है वो ही रिप्रेजेंट होगा किस चीज से, जो हमारा ही रिप्रेजेंट होगा वो लोगोग्राम से होगा। जस्ट लाइक ही, इफ ही शुड, ठीक है, इफ ही कुड, तो ये हमारा जो लोगोग्राम एच रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर एंगल से। उसमें एंगल भी दिया गया है कि कौन से एंगल से रिप्रेजेंट होगा। विच इज द करेक्ट आउटलाइन ऑफ द वर्ड आई थैंक यू। देखो अभी मैंने बताया था कि थिंक जो होता है वो ऑन द लाइन रहता है, थैंक होता है वो अबव द लाइन होता है। तो यहाँ हमारा थैंक जो है सी में अबव द लाइन है, आई थैंक यू इज द राइट आंसर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आउटलाइन इज करेक्ट फॉर इफ ही शुड नो। अब इन द मिडल ऑफ ही आया तो हम लोगोग्राम यूज करेंगे। इफ कट द लाइन ही शुड नो, ये हमारा फर्स्ट में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम इसको लिखेंगे। विच इज द करेक्ट आउटलाइन ऑफ द फ्रेज विद यू, कभी भी ग्राम लोग्स के साथ जिस कंडीशन में वो सूटेबल हो, ठीक है, तो वो उसी डायरेक्शन में यू की फॉर्म ले लेता है, जैसे ही हमारा पहला ग्राम लॉग्स है। जैसे विद यू की बात कर रहे हैं, विद अभी हमने देखा कि अबव द लाइन होता है, विद की आउटलाइन हमारी डी वाले में सेटिस्फाई कर रही है, तो ये हमारा विद यू है। जो पहली कंडीशन है इसमें हमारा वट यू है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में हमारा ये भी वट यू बन रहा है आपका। और जो सी जो है हमारा, ठीक है, सी जो हमारा बनेगा ये वेन यू बनेगा, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी डी कंडीशन है ये सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। बाकी कंडीशन में अदर ग्राम लॉस के साथ यू का फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो डी कंडीशन हमारा राइट आंसर है 157 का। 158 देखते हैं हम। स्मॉल सर्कल एज व्हेन स्टैंडिंग अलोन इज रिटन विद द डैश, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं लेफ्ट मोशन हमारा क्या होता है। लेफ्ट मोशन होता है कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज हमारा इसका सर्कल बने। राइट मोशन में हमारा क्लॉकवाइज सर्कल बनता है जो कि घड़ी की दिशा में चलता है, और लेफ्ट मोशन का मतलब है कि घड़ी से उल्टी दिशा में, ठीक है, यानी कि 12, 9, 6, 3 ऐसे बनता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, एस का सर्कल अगर अकेला है तो हमारा लेफ्ट मोशन में जाएगा, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। जस्ट लाइक एक वर्ड ले लेता हूँ मैं, सेड, तो एस का जो हमारा सर्कल है वो लेफ्ट मोशन में चलेगा। इन द बिगिनिंग स्मॉल सर्कल एस गिवन द लाइट साउंड ऑफ एस, बट इन द मिडल एंड फाइनल इट गिव्स द साउंड ऑफ डैश। तो वो कह रहे हैं कि स्मॉल सर्कल तो हम शुरू में यूज करते हैं, बट इन द मिडल और इन द एंड जो हमारा जो है किसकी साउंड हो कि हम वो सर्कल बनाए, ठीक है।
तो हमारा जो साउंड होगा वो किसका होगा, वो हमारा एस या फिर जेड की साउंड होगी। ठीक है, क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एस और जेड के साउंड के लिए भी एस का ही सर्कल यूज करते हैं। द हैवी साउंड ऑफ जेड इनिशियली इज रिप्रेजेंटेड बाय, कि जो इनिशियली यानी कि शुरू में जेड की साउंड आती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक वर्ड ले लेता हूँ, जील, ज़ीरो। तो उसमें क्या है, जेड हमारा जो है वो पूरा बनेगा क्योंकि वो शुरुआत में आया। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रोक बनेगा वो किसका बनेगा, जी का, यानी कि जील, ज़ीरो। ठीक है, तो हमारा स्ट्रोक जी इसका राइट आंसर होएगा 160 का। इनिशियली द स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट्स द साउंड ऑफ डैश। इनिशियली जब आए तो किसका जो साउंड है, तो उसके बाद हमको स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, जी ओनली, गे ओनली, जे ओनली और एस ओनली। तो इसमें कौन सा है जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो वो जो हमारा होगा, इनिशियली द स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट्स, देखो जेड तो हमारा आ नहीं सकता क्योंकि हमने अभी देखा है कि जेड जो है हमारा तब आता है जब इनिशियली जी की साउंड आए। ठीक है, बट यहाँ कह रहे हैं कि सर्कल कब आएगा, सर्कल तभी आएगा जब इनिशियली एस की साउंड आएगी, तो हमारा यहाँ एस ओनली आ जाएगा। Circle S is written dash outside the angle formed by two straight strokes and with the left motion when joined to straight strokes not forming an angle। ठीक है, तो अब इसमें आंसर बताना, हमने सर्कल एस है वो रिटर्न लिखा जाएगा कब, आउटसाइड द कर्व्स। क्या कर्व के बाहर हम कभी लगाते हैं, नहीं, इनसाइड द कर्व्स लगाते हैं, कि कर्व जो स्ट्रोक्स होते हैं हमारे उसके साथ हम एस का सर्कल अंदर की तरफ लगाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी आंसर होगा 162 का। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, when the stroke L immediately precedes or follow a circle, कि जो हमारा L है, ठीक है, वो प्रीसीड करता है S सर्कल को, तो हमारा जो है which is attached to the curve it will be written, कि वो जो है कर्व के साथ अगर अटैच है। ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब हमारा क्वेश्चन आता है कि एल जो है किसी कर्व के साथ अटैच हो, ठीक है, तो हमारा जो एस का सर्कल है वो किस डायरेक्शन में बनता है, वो हमारा इन द सेम डायरेक्शन बनता है एज द सर्कल ऑफ एस, यानी कि लेफ्ट मोशन में बनता है। ठीक है, जैसे मैंने फैसाइल वर्ड ले लिया, तो एफ एस का सर्कल और एल ये करता है ना। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच मोशन सर्कल एस इज नॉर्मली रिटन इन शॉर्ट हैंड, कि विद विच मोशन, किस मोशन में सर्कल एस है वो नॉर्मली लिखा जाएगा शॉर्ट हैंड के अंदर। ठीक है, तो विद विच मोशन, एक सेकेंड, सॉरी, तो विद विच मोशन सर्कल एस इज नॉर्मली रिटन इन शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो उसने पूछा है कि किस मोशन में नॉर्मली हम जो बनाते हैं वो सर्कल एस का बनाते हैं, तो वो हम लेफ्ट मोशन में ही यूज़ करते हैं। वो तो कोई कंडीशन अप्लाई होती है जब हम राइट मोशन में यूज़ करेंगे। तो हमारा राइट आंसर इज लेफ्ट मोशन। हाउ विल यू राइट द आउटलाइन ऑफ वर्ड लेसन, लेसन की जो साउंड है, ठीक है, ये लेसन LESSEN नहीं है, LESSON है। तो इसकी जो आउटलाइन बनती है वो हमारी ऑन द लाइन बनती है। तो लेस एल एस का सर्कल जो है वो डाउनवर्ड जाएगा, फिर एन पूरा बनेगा। ठीक है, तो हमारा डी जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज अवर राइट आंसर। द स्मॉल सर्कल एस इज यूज्ड इनिशियली टू रिप्रेजेंट द, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, जो स्मॉल सर्कल हम इनिशियली यानी कि बिगिनिंग में बनाते हैं, तो वो लाइट साउंड ऑफ एस को रिप्रेजेंट करती है। लोगोग्राम यूजुअली इज रिटन, लोगोग्राम जो होते हैं वो कहाँ पर लिखे जाते हैं, यूजुअली यानी कि मोस्ट केसेस में जो हमारे लोगोग्राम्स होते हैं वो ऑन द लाइन ही रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डैश आउटलाइन डिनोट्स, कौन सी आउटलाइन है ये, इट इज़ है, नहीं, इट इज़ ऑन द लाइन होती है। इट्स है, इट्स भी हमारी ऑन द लाइन होती है। एट अस है, एट तो अबव द लाइन होता है। तो बचा हमारा इटसेल्फ जो कि हमारी कट द लाइन होती है आउटलाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामलुक्स इज रिटन एज, कि ये कौन सा ग्रामलुक्स है, दीज हमारा कट द लाइन होता है, थाई सेल्फ हमारा है नहीं। ठीक है, दिस और दोज, दोज हमारा अबव द लाइन होता है। तो बची आउटलाइन दिस की, तो दिस इज अवर राइट आंसर। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आउटलाइन ऑफ द वर्ड लोसर, ये लोसर वर्ड नहीं है, ये लूजर को ही बोलते हैं, लूजर की ही फॉर्म है, ओ की साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पे लूजर, तो लूजर में हम इसका जो राइट आंसर बनाएंगे वो क्या बनाएंगे,
बी बनाएंगे, क्योंकि ऊ की साउंड हमारी जो आती है गहरी, तो वो हमारा कट द लाइन ही स्ट्रोक बनता है, यानी कि वो थर्ड प्लेस का स्ट्रोक होता है। फाइंड आउट द करेक्ट वन। करेक्ट वन क्या है? द सर्कल एस व्हेन स्टैंडिंग अलोन इज रिटन विद द राइट मोशन। ये नहीं है, क्योंकि हमने अकेला देखा था कि सर्कल एस जब लिखा जाता है अकेला तो हमारा वो लेफ्ट मोशन में बनता है। द साउंड ऑफ जेड इनिशियली मस्ट बी रिटन बाय द सर्कल एस। ये भी नहीं है, क्योंकि जेड हमारा स्ट्रोक के तौर पे बनता है जब अकेला हो या इनिशियल में हो। इन द मिडल लाइट साउंड ऑफ एस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रोक जेड। ये तो इसने और ही अपोजिट दे दिया कि लाइट साउंड ऑफ एस हमारा सर्कल से ही रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन हमारा वो द सर्कल एस व्हेन स्टैंडिंग अलोन इज रिटन विद द लेफ्ट मोशन। अब इसने सर्कल भी बोल दिया, अगर स्ट्रोक बोलता तो ये भी गलत हो जाता। इसने बोला द सर्कल एस व्हेन स्टैंडिंग अलोन इज रिटन विद द लेफ्ट मोशन, तो हाँ डी हमारा जो है वो राइट आंसर है। ठीक है। विच इज द करेक्ट आउटलाइन ऑफ द वर्ड जीरो। देखो जेड इनिशियल में आया तो जेड हमारा पूरा बनेगा, उसके बाद आर है, फिर ओ है, तो हमारा ई की साउंड आ रही है, जीरो, जी। ठीक है, तो हमारा जो ये स्ट्रोक बनेगा वो कट द लाइन बनेगा, जेड बनेगा, आर बनेगा, और इंटरमीडिएट वो जो हमारे होते हैं इंटरविनिंग वोवल, वो हमारा सेकंड स्ट्रोक से पहले लगेगा। तो सेकंड स्ट्रोक से पहले हमारा ई की साउंड है और नीचे ओ का वोवल है, तो ए जो कंडीशन हमारी फुली सेटिस्फाइड है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो जीरो, ZERO। ठीक है, फर्स्ट होगा इसका आंसर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आउटलाइन इज करेक्ट एज पर रूल्स। आंसर क्या हमारा करेक्ट है? नहीं, मैंने आपको पहले बताया था अगर इनिशियल में ए आ जाता है तो 99 केसेस में जो है हमारा आंसर अबव द लाइन बनेगा इसमें। ठीक है, डिज़ायर, डिज़ायर हमारा गलत है, क्योंकि डिज़ायर में इसने डी को अपवर्ड रख रखा है। कैंसल भी हमारा गलत है। वाइजर जो है हमारा फुली सेटिस्फाई है, VW के बाद आई के डिप्थोंग, फिर एस और ई का साउंड लगा रखा है, और आर अपवर्ड ही जाता है। ठीक है। व्हेन मोशन ऑफ आवर हैंड गोज टुवर्ड्स राइट साइड इट इज़ नोन एज। ठीक है, कि जो हमारा मोशन है वो राइट साइड जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर हम राइट साइड में सर्कल घुमाते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई भी राइट एंगल बनाते हैं तो वो राइट मोशन में ही जाएगा, तो इसका राइट आंसर राइट मोशन होगा। अगर ये बोलता है कि लेफ्ट मोशन में तो हम लेफ्ट ही बोलते। ठीक है, लेफ्ट साइड होता तो लेफ्ट मोशन बोलते। डैश वोवल में बी ओमिटेड वाइल राइटिंग अ वर्ड। ठीक है, कि कौन सा वोवल है में बी, सॉरी, डैश वोवल में बी ओमिटेड वाइल राइटिंग अ वर्ड। कौन से जो वोवल है जो हमारे ओमिट हो जाते हैं? हैवी साउंडेड होता है तो उसको तो हम पूरा पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो वो तो ओमिट हो नहीं सकता। सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमारे जो लाइट साउंड, यानी कि जो बिल्कुल ही हल्के साउंड हो, जैसे ऑनर बोलते हैं ना हम, ऑनर, तो उसमें डब्ल्यू जो है हमारा ओमिट हो जाता है। ठीक है, जैसे टाइट, तो टाइट में हम जिस तरह बोलेंगे, कोई भी अगर प्रोनाउंस करते हैं तो इसको टाइट, तो टी जो है हमारा वो थोड़ा थोड़ा ओमिट हो जाता है। तो दिस इज द स्ट्रोक, लाइट साउंड जो होते हैं हमारे वो जो होते हैं ओमिट हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है, दो चैप्टर आई थिंक हमने कर लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ आए होंगे। ठीक है, एक फ्रेजोग्राफी जो हमारा चैप्टर है ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया, पिटमैन शॉर्ट हैंड का। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर जो हमारा 8 नंबर चैप्टर है। तो वेयर एवर देयर इज एन इनिशियल और फाइनल वोवल साउंड देयर मस्ट बी डैश टू प्रोवाइड अ प्लेस फॉर वोवल साइन। ठीक है, वोवल साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए जहां हमारा साउंड आती है, जैसे इनिशियल फाइनल साउंड है, ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या होना चाहिए? स्मॉल सर्कल, अकेला स्मॉल सर्कल क्या करेगा? ए हुक, ये भी नहीं हो सकता। लार्ज सर्कल, ये तो फॉर्म है कि आगे पीछे जो इनके SEIES लग सकता है या हुक लग सकता है। अगर हमें वोवल लगाना है तो कोई ना कोई तो को स्ट्रेट कॉन्सोनेंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर प्लेसिंग होएगा स्ट्रेट कॉन्सोनेंट जो है हमें रिक्वायर होता है। डैश विल बी रिटन इफ वोवल कम्स इनिशियली और फाइनली। ठीक है, क्या लगाया जाएगा कि अगर इनिशियली और फाइनल में यूज हो? स्मॉल सर्कल एस, क्या हमारा ये यूज होगा? स्ट्रोक एस और जेड, लार्ज सर्कल SW, एनी ऑफ दीज। ठीक है, वोवल कम्स इनिशियली, यानी कि वोवल जो है वो पहले आए, ठीक है, और फाइनली यानी कि एंड में आए, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? तो हम जो यूज़ करेंगे स्ट्रोक एस और जेड का करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो स्मॉल सर्कल एस इसने बोला, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वोवल जब भी आए शुरुआत में तो उसके बाद जो हमारा स्ट्रोक एस और जेड पूरा बनता है, तो ये
कंडीशन सेटिस्फाई जो कर रही है वो हमारी सी को कर रही है कि स्ट्रोक एस और जेड अगर इनिशियली या फाइनली, जैसे से वर्ड ले लिया मैंने तो ए का वोवल लगता है एंड में, ठीक है, सेइंग लूंगा तब भी वही आएगा, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रोक एस और जेड हमारा सेटिस्फाई करता है। वेन एवर द स्ट्रोक एस इज रिटन इनिशियली इन द रूट वर्ड, की रूट वर्ड में जॉइंट वर्ड में जो है वो एस का सर्कल जो है स्ट्रोक जो है वो लिखा जाता है इनिशियली यानी कि शुरू में। इट इज डैश इन द डेरिवेटेड एंड कंपाउंड वर्ड्स, कि ये जो है कौन सी कंडीशन में सेटिस्फाई होगा अगर हम रूट वर्ड्स में अप्लाई करते हैं, तो क्या वो चेंज होगा जो स्ट्रोक एस है, क्या वो स्ट्रोक ओमिट होगा, ओमिट नहीं होता। डबल डबल हमारा डर की फॉर्म में होता है, वो भी नहीं होगा। तो बचा आंसर हमारा रिटेन्ड, यानी कि वो उस चीज को कंटिन्यू रखता है, ठीक है, कि जो एस का स्ट्रोक है वो बनता ही है, स्ट्रोक के रूप में बनता है, सर्कल के रूप में नहीं बनता। The dash is written in words where a tryphon immediately follows initial s। तो s जो है हमारा पूरा बनता है ट्राइफोन के साथ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो स्ट्रोक s इज द राइट आंसर फॉर ट्राइफोन, ठीक है। वेयर इनिशियल s इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवल, s जो है इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवल, एंड अनदर s और z इज रिटन डैश इनिशियली, ठीक है, कि जो अनदर जो होगा हमारा s तो वो कैसे बनेगा, ठीक है, तो वो स्ट्रोक एस के रूप में बनेगा व्हेन इनिशियली एस इड इमीडिएटली बाय फॉलोड बाय अ वोवल। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे एस्केप वर्ड दिया था तो ई की साउंड पहले आ गई फिर एस आ गया, तो एस हमारा पूरा बनाते हैं हम, स्ट्रोक एस के रूप में यूज करेंगे। हाउ विल यू राइट द आउटलाइन ऑफ टोर्टुअस, ठीक है। तो टोर्टुअस में आगे देखो टी के बाद यू की डिप्थोंग है, फिर ओ का वोवल है जो कि हमारा ट्राइफोन बनेगा, ठीक है। तो ट्राइफोन हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कौन से में कर रही है, तीन में कर रही है, पहले में नहीं है तो पहला नेग्लेक्ट हो गया। फिर टोर्ट टी आर टी, ओ की साउंड आ रही है टोर्ट, तो ओ की साउंड आ रही है तो हम इसको ओ का वोवल फर्स्ट प्लेस पे लगाएंगे, टी आर टी और फिर एस और फिर यू की डिप्थोंग और एस यू की डिप्थोंग लगा के और ट्राइफोन बना देंगे क्योंकि यू के बाद ओ आया हुआ है। तो हमारी सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। आर का हुक हम बना नहीं सकते क्योंकि टी के अंदर डायरेक्ट आर नहीं दे रखा हमको, ठीक है, बीच में वोवल आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्ट्रोक एस इज रिटन इफ, स्ट्रोक एस है वो रिटर्न होगा कब, वोवल डज नॉट प्रोसीड इनिशियल एस, कि क्या वोवल डज नॉट, ये तो कभी कंडीशन सेटिस्फाई होती नहीं है। ट्राइफोन इमीडिएटली फॉलोज इनिशियल एस, ठीक है, कि ट्राइफोन जो है वो इमीडिएटली फॉलो करे एस को। वोवल डज नॉट फॉलो फाइनल एस, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, वेयर इनिशियल एस इज नॉट फॉलोड बाय अ वोवल एंड अनदर एस और जेड। तो ये हमारा बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा कि ट्राइफोन जो है वो इमीडिएटली फॉलो करे पहले जो एस आया उसको, तो एस हमारा पूरा बनता है एज अ स्ट्रोक। द लोगोग्राम डैश इज रिप्रेजेंटेड फॉर, कि जी आउटलाइन जो आपको दी हुई है ये किस लोगोग्राम की है, तो ये हमारी जो है स्पीक के लिए आउटलाइन यूज होती है, ठीक है, क्योंकि स्पेशल हमारा अबव द लाइन ऑन द लाइन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट लोगोग्राम डैश डिनोट्स, जो लोगोग्राम है हिमसेल्फ इसको डिनोट्स करता है। विच इज द करेक्ट आउटलाइन ऑफ द वर्ड अस्लीप, अस्लीप ए का वोवल पहले फिर एस फिर एल पूरा और पी, और एस पूरा क्यों आया क्योंकि उससे पहले ए का वोवल आ गया, तो डी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी 185 क्वेश्चन के लिए। फाइंड आउट द करेक्ट वन, स्ट्रोक एस इज नॉट रिटन व्हेन वेयर अ ट्राइफोन इमीडिएटली फॉलो इनिशियल एस, जो कि गलत है। Stroke s is not written where initial s is immediately followed by a vowel and another s or z. Stroke s must be written when a vowel precedes, vowel जो है वो precede करे initially s or when a vowel follows final s. Stroke s is not written where the final syllable one ous is immediately preceded by a vowel. तो डी कंडीशन में हम देखेंगे कि अभी हमने टॉर्चुअस वर्ड किया था जिसमें ओ यू एस आया था, तो स्ट्रोक एस इज नॉट रिटन, ठीक है, कि एस जो स्ट्रोक है वो रिटन नहीं लिखा जाएगा वेयर द फाइनल सिलेबल ओ यू एस इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ वोवल, कि वो ओ यू एस जो है वोवल से पहले आए, ठीक है। तो इसमें से कौन सी कंडीशन जो है वो हमारी सेटिस्फाई करेगी, तो इसमें से कंडीशन नंबर 3 को हम देखेंगे एक बारी, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी अप्लाई नहीं होती। थर्ड कंडीशन है जो स्ट्रोक एस मस्ट बी रिटन व्हेन अ वोवल प्रेसीड्स इनिशियली एस, ठीक है, यानी कि एस से पहले अगर कोई वोवल आ जाता है, और व्हेन अ वोवल फॉलोज फाइनल एस, कि फाइनल एस के बाद अगर वोवल फॉलो करता है तो हम एस को पूरा बनाते हैं, तो सी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, ठीक है।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोगोग्राम सेवरल इज रिटन एज, सेवरल कैसे लिखा जाता है? तो हमारा ऑन द लाइन एस का सर्कल वी के अंदर, दैट इज सेवरल। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटलाइन इज करेक्ट एज पर द रूल? तो सी हमारी आउटलाइन करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि अगर वोवल पहले है फिर एस है तो एस हमारा पूरा बनेगा। अज्यूम हमारा आ सकता है लेकिन अबव द लाइन होगा अज्यूम में, ठीक है। रोजी, ये हमारा वर्ड ऐसे नहीं बनता, रोजी में एस पूरा बनता है, ठीक है, क्योंकि एस के बाद वाई आ गया। बी इज वर्ड हमारा ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट आउटलाइन ऑफ द वर्ड? ठीक है, सीनियस, ठीक है, सीनस बोलेंगे, सीनस बोलेंगे हम इसको, सीनियस वर्ड है ये। तो सीनियस के लिए हमारा जो है कौन सी आउटलाइन करेक्ट होगी? सीनियस देखो एस शुरू में आया तो एस का सर्कल लगेगा, एन का वो हो गया हमारा, ठीक है, पूरा स्ट्रोक बनेगा, और यू और यू एस हमारा कटता लाइन आएगा, क्योंकि हमारी यू की डिप्थोंग जो है वो थर्ड प्लेस की डिप्थोंग है, ठीक है। तो डिप्थ सॉरी ट्राइफोन बनती है, ठीक है, यू की जो हमारी डिप्थोंग थर्ड प्लेस की होती है उसके साथ ओ दे रखा है, इसलिए हम उसको ट्राइफोन बनाएंगे। तो डी हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। एस का सर्कल भी है उसमें, एन पूरा भी है, फिर एस हमारा डाउनवर्ड गया हुआ है, और हमने ट्राइफोन बना रखी है यू और यू एस में। द लोगोग्राम माई सेल्फ इज रिटन एज, अबव द लाइन आएगा एम में एस का सर्कल, तो हमारा ए इज राइट आंसर। स्ट्रोक एस इज यूज्ड फाइनली वेयर फाइनल syllable डैश इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ डिप्थोंग। अभी हमने टॉर्चुअस वर्ड किया था, टॉर्चुअस, तो उसमें टी यू ओ यू एस था, तो हमारा जो डिप्थोंग यू है वो ओ यू एस को फॉलो कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर बी होगा कि यू के बाद अगर कोई वोवल आता है जैसे, तो वो ट्राइफोन बन जाती है हमारी, ठीक है, आई ओ ई, ठीक है, ओ आओ और यू, इनके बाद अगर कोई वोवल आ जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। 8 नंबर चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर मुझे समझाने में किसी भी तरह की किसी भी कोई भी चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, और अगर मेरी आपको कोई भी गलती दिखे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी प्रैक्टिस, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।